पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जेनिन पे लगातार हमला कर रही है। मैं बता रहा हूं आपको पिछले कई दिनों से। आज उसका मकसद सामने आ गया जब दोतन जो एक एरिया है, DOTAN, डोटन, ये जेनिन में है, वेस्ट बैंक में, और इसके कई इलाकों में जहां से पहले इजरायली चेक पॉइंट्स हुआ करते थे, फिर रेजिस्टेंस ने उन चेक पॉइंट्स को हटवा दिया। उसके बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने जब से जेनिन में रेजिस्टेंस की जो घेराबंदी है, हालांकि वो असफल घेराबंदी है, फिर भी वो कर रही है। वो जब से कर रही है तब से वहां पर इजरायलियों ने दोबारा साउथ वेस्ट जो जेनिन है वहां पर ये जो डोटन एरिया है उसमें कई चौकियां अपनी बना ली, करीब 10-12। और आप ये सोचिए कि रेजिस्टेंस ने क्या किया। रेजिस्टेंस ने, आप सोचिए मोटा मोटी, ये रेजिस्टेंस है, यहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही है। रेजिस्टेंस ऐसे चला गया, ऐसे जाके उसके पीछे जो इजरायली चौकियां थी डोटन की, उनको मार गिराया है। करीब 12 चौकियां बंद हुई है, 23 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स मारे गए। देखिए रोज ये हो रहा है। कल मैंने बताया था मारे गए, परसों बताया गया। अब लगातार वेस्ट बैंक और गाजा में इजरायली सोल्जर्स की बड़ी क्षति हो रही है। पैलेस्टीन अथॉरिटी बड़े स्तर पे अपने लोगों उसके भी लोग मारे जा रहे हैं। आज देखिए 30 दिसंबर 2024 है। 1 जनवरी में बस एक दिन बाकी, हालांकि ये हिंदू या मुस्लिम का तो न्यू ईयर है नहीं, फिर भी चलिए एक प्रथा है तो उसके हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं। 30 दिसंबर 2024 को आज क्या स्थिति है। आज देखिए लड़ाई के 450 दिन के ऊपर हो गए हैं 7 अक्टूबर के बाद, और इजरायली अखबारों में सीधे छपा है, 2 बातें छपी। उन्होंने कहा 450 दिन पूरे हो गए हैं और हमास ने अभी 2 दिन पहले यानी 28 दिसंबर को जेरूसलम में नॉर्थ गाजा से मिसाइल मार दी। नॉर्थ गाजा जो इजराइल के तथाकथित कब्जे में है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा असलियत क्या है, तथाकथित कब्जे में है, वहां से हमास ने जेरूसलम पे स्ट्राइक कर दी अभी 28 दिसंबर को। ये यहूदी अखबार, जो ये हिब्रू अखबार कह रहे हैं। और वो जो स्ट्राइक हुई है वो उसके केवल 300 मीटर की दूरी पर इजरायली सोल्जर्स थे। अब आप सोचिए 300 मीटर की दूरी पर इजरायली सोल्जर्स थे। 300 मीटर क्या होता है? 300 मीटर खुले इलाके में उनको दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं वो मिसाइल लॉन्च कर रही हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने मिसाइल वहां से लॉन्च की, जेरूसलम में लगी, जेरूसलम में सेटलर्स 2 घायल हो गए। उसके बाद वहां पर सायरन बजा। और एक बात जो हिब्रू अखबार कह रहे हैं, बड़े अचंभे से कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बताइए कि हमास ने, अच्छा ये घटना कल की हुई जब मैं वीडियो बना चुका था। उसके बाद एक जो ड्रोन है, एक ड्रोन कल रात को ही हमास की फोर्सेस ने गाजा में उसको कैप्चर किया। ड्रोन तो कई कैप्चर हो चुके हैं इजराइल के, 20 से 25 से ऊपर ड्रोन कैप्चर हो चुके हैं। कल रात को एक ड्रोन कैप्चर हुआ और उस ड्रोन को उसी 1-2 घंटे में, कि कैप्चर हुआ करीब भारत के समय की करीब 10-11 बजे, और उसके बाद 1-2 घंटे में उसको रीलॉन्च कर दिया और वापस गाजा की जो जो गाजा से लगे जो सेटलमेंट्स है, इजरायली सेटलमेंट्स, वहां पर मार दिया 2 घंटे में। ये बताइए ये क्या है? ये वही है जो 4000 नए लड़ाके एडमिट किए हैं। नई तकनीक के साथ उनको लैस किया जा रहा है, पुरानी भी तकनीक, हर चीज को मिक्स कर रहे हैं। और एक इजरायली जो एनालिस्ट का एक पूरा लेख आया है, उसमें उसने कहा है कि जैसे लेबनान में 2000 में जो टैक्टिक्स वहां पर हिजबुल्लाह ने और रेजिस्टेंस ने यूज की थी, गुरिल्ला वॉरफेयर की, कई तरह की चीजों को मिला के वैसी चीजें कुछ हमास कर रहा है। उसने ये भी बताया कि वो कैसे अपनी लड़ाइयों को फिल्म करता है और लोगों को दिखाता है। ये सारी बातें भी आ रही हैं। इधर क्या है कि जो कमल अदवान हॉस्पिटल, पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो इजराइल ने जला दिया नॉर्दर्न गाजा में, उसके जो डॉक्टर थे, डॉक्टर हुसैन अबू सैफी, उनके रिलीज के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और उनको संभवतः एक इजराइल के उसी सदी तमाम प्रिजन में रखा गया है जहां टॉर्चर होता है, जो बड़ी इनफेमस है, जहां पर सोडोमी के पूरे चार्जेस आए थे। पूरा वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है। और अगर डॉक्टर हुसाम को कुछ भी हुआ और वो अगर मारे गए या कुछ भी ऐसी स्थिति बनी, तो आप सोचिए दुनिया में बड़े स्तर पे, हालांकि इस समय कुछ इस तरह की बातें करना बेकार है कि दुनिया में ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी इस तरह की ताकतें हैं, जो अभी फेंस सिटर्स हैं, अभी अभी भी उनको एक फेंस पे बैठी हैं, देख रही हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, जो रेडिकल फोर्सेस है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं वेस्ट की कंट्रीज में, वो भी देखिए सड़क पे आ जाएंगी। क्योंकि इस तरह की बातें जो एक यूएन की जो रेपटुआर है, यानी जो एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप की है गाजा में ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे, फ्रांचेस्का एल्बनीज, उसने कहा है कि अगर इस तरह की डॉक्टर हुस्साम के साथ कुछ इस तरह की चीज हुई तो उसके इजराइल के लिए उसके परिणाम बुरे होंगे। इस तरह की भाषा यूएनओ ने पहली बार यूज की। उसके बाद देखिए मैं पूरा आता हूं आज की घटनाओं पे और प्लस कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें जो आज सामने आई। एक तो देखिए जो डोटन सेटलमेंट पे अटैक हुआ जिसमें करीब 23 इजराइल सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है, उसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट हो गया नॉर्थ गाजा में। अब ये जो ब्लास्ट हुआ है नॉर्थ गाजा में, इसमें 8 इजरायली सोल्जर्स इंजर्ड है, मौत से वो लड़ रहे हैं। अब आप 23 और ये 8 मिला दीजिए तो कितना हुआ, 31 हो गया। 31 इजरायली सोल्जर्स। मैं जब थंबनेल बनाता हूं उसमें लिखता हूं हमास ने एक, अब जब लोग सोचते हैं कि ये रोज कैसे हो रहा है, रोज हो रहा है भाई, मैं क्या करूं, रोज हो रहा है। और मैं अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जो जो रिस्ट्रिक्ट हुआ, और ठीक है रिस्ट्रिक्ट हुआ, वो हम उसके लिए तैयार थे। उसमें हमने दिखाई थी जातियां जो एचटीएस कर रहा है, जो पैलेस्टीन अथॉरिटी कर रही है और जो इजराइल कर रही है। और अब मैं आपको एक और ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको रेजिस्टेंस की खबरें, उनके क्लिपिंग्स होंगी, वो भी रिस्ट्रिक्टेड होगा, वो भी एक वो होगा, उससे कोई चैनल को उस तरह से नहीं, क्योंकि अगर आप पहले से उसको डिमोनेटाइज कर दीजिए और उसको आप रिस्ट्रिक्टेड रखिए, अगर आप उसको जबरदस्ती मोनेटाइज करने की अपील करेंगे उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने देखिए ये एक पूरा, वैसे यूट्यूब के ऑलगोरिथम से जो एक लड़ाई हमारी चली रही है, हर स्तर पे चल रही है, तो क्यों नहीं ये भी लड़ाई सही। और वैसे भी देखिए वेबसाइट बन गई है, उस पर आप जा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो एक पूरा जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने जो एक महिला जर्नलिस्ट शबाक को गोली मारी थी, स्नाइपिंग की थी, जिसके बारे में कल हमने आपको खबर दी थी। आज एक अरबिक टेलीविजन चैनल पे उसकी मां और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव आया। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव ने उस शूटिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश की, उसकी मां ने उसका मुंह बंद कर दिया। जैसे ही उसकी मां बोली वहां से वो भाग गया, उसने अपने को डिस्कनेक्ट कर लिया। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये महमूद अब्बास का खास है। जब ये लोग नहीं झेल पा रहे हैं फिलिस्तीनी जनता के जो पूरे सवाल हैं, तो उसके बाद आप सोचिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की क्या हालत हो रही होगी। हालांकि इजराइल का ये कहना है, एक इजरायली एक सोर्स का ये कहना है कि अभी देखिए हमारे पास करीब 29 बटालियंस हमारे पास, मतलब हर बटालियन में समझ लीजिए 500 से 700 लोग होते। तो हमारे पास अभी करीब 21 बटालियंस, आप हर बटालियन में 5 से 700, 21 बटालियंस अभी भी वेस्ट बैंक में है, जबकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पूरे ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन वो केवल जेनिन में कर रही है। बाकी जगह नाब्लिस, टूबस, तुलकरेम, जेरिको, हेब्रोन, रमल्ला, सब जगह आपने सुना ही होगा कि आईडीएफ मार ही खा रहा। और अभी देखिए तो जेनिन में भी मार खा गया, जब भी थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब ये जो सोर्स कह रहे हैं कि 21 बटालियंस हमारे पास वेस्ट बैंक में है, और अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कोलैप्स कर गई तो उसके बाद हमें 40 बटालियंस की जरूरत पड़ेगी। कहां से लाएंगे हम, कहां से लाएंगे हम, ये बात इजरायली खुद पूछ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इजरायली खुद कह रहे हैं कि हम कहां से 40 बटालियन लाएंगे, एक्स्ट्रा सोल्जर्स लाएंगे। हमारी आर्मी 1 लाख से कम है और वो हर जगह फंसी हुई है। सीरिया में फंसी है, लेबनान में फंसी है, गाजा में फंसी है, और अब यमन में फ्रंट खोलने की बात हो रही है। यमन को लेके इतनी उहापोह है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मोसाद का कोई नेटवर्क ही नहीं है, जो भी था वो धराशायी हो गया पूरी तरीके से। और नेटवर्क की जब बात हम करते हैं तो आज की बड़ी खबर है, ईरान ने आज 13वीं बार ईरान के स्पाइज जो खुद यहूदी हैं वो इजराइल में, उनको वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ा है। वो शॉक्ड है, इजराइल की पूरी मीडिया शॉक्ड है कि ये 13वीं बार इस तरीके का ईरान का पेनिट्रेशन। और हम लोग इस बात पे गर्व करते हैं कि मोसाद का पेनिट्रेशन ईरान में है, इस बात पे हम गर्व करते हैं। और देखिए इस्माइल हानिया को लेके ये जो एक प्रचार
जो इजराइल ने अभी पिछले 3-4 दिनों से फैलाया है कि हमने वहां बम रख दिया था, और बम रख दिया था मतलब अंदर से कोई ना कोई जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इजराइल से मिली हुई थी, उसको लेके जवाब आया हमास का भी, ईरान का भी, कि ये मिसाइल से स्ट्राइक हुई थी, ये एक प्रिसिशन मिसाइल, हो सकता है अजरबैजान से वो चलाई गई हो, क्योंकि अजरबैजान इजराइल के साथ है, मुस्लिम होते हुए भी, आर्मीनिया क्रिश्चियन होते हुए भी ईरान और रशिया के साथ। ये पूरी जो सिचुएशन है, इसमें ये लोग ये बताना चाहते हैं कि ईरान भी बुरी तरह पेनिट्रेटेड है। लेकिन ये बताओ, चलो उस पर बाद में बहस करेंगे, अभी ये बताओ कि जो 13वीं घटना हुई है, 100 से ऊपर, अभी देखिए 30 लोगों की बात आई थी, पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद एक और घटना हुई थी इसमें 4-5 लोग पकड़े गए थे, अभी फिर 10 से ऊपर लोग पकड़े गए, और एक उसमें मेन है, और वो एक इजरायली सेटलमेंट में रहता है, वहां से पकड़ा गया, और उसमें से 60 to 70% ऑर्थोडॉक्स जूस है, और ऑर्थोडॉक्स जूस जो हैं वो कहीं ना कुछ जायनिज्म के भी विरोधी हैं, जो जायनिज्म के साथ है वो आर्मी में सर्व नहीं करना चाहते, और कुछ ऐसे वीडियोस आए हैं कि जो जूस हैं वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, इस तरह के वीडियोस भी आए, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, मैं जब ये वाला वीडियो बनाऊंगा, अचंभित मतलब ऐसे ऐसी जो चीजें हो रही हैं उनका एक ऐसे ही जैसे मैंने ये बनाया था 10 मिनट का, वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी मैं वीडियो डालूंगा कि अल्लाह अकबर कैसे जूस कह रहे हैं। देखिए ये सब बातें जो छुपाई हमसे जाती है, ये सब बातें सामने आनी चाहिए, मतलब क्योंकि ये देखिए मीडिया तो कुछ अभी कर नहीं रहा है। उसके बाद देखिए जो अभी पूरी एक जो सिचुएशन है, उसमें देखिए जो एक जो वो जो स्पाई सेल की बात हुई है, और ये जो एक शबाग एजेंसी है, शबाग एजेंसी, ये इजराइल की, अब इजराइल में मोसाद के अलावा अमन भी है, यूनिट 8200 शबाग भी है, तो शबाग एजेंसी ने पेता तिकवा सेटलमेंट से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। अलेक्जेंडर ग्रानोविस्की उसका नाम है, अलेक्जेंडर ये ग्रानोविस्की को पेता तिकवा से अरेस्ट किया गया, और उसके माध्यम से एक सो कॉल्ड एक मतलब स्पाई रिंग निकला, जो पूरा ईरान के लिए काम कर रहे थे और बड़े बड़े सीक्रेट्स पास कर रहे थे। उसके बाद देखिए एक और हुआ कि जो अबू शर्क राउंड अबाउट है जबलिया के वेस्ट में, जबलिया जो कि नॉर्थ गाजा में है, वहां 80 मिलीमीटर शेल से हमास ने फायरिंग की, और वहां पर भी इजरायली जो चेक पॉइंट है जबलिया में उसको पीछे हटना पड़ा। और उसी को लेके देखिए एक हिब्रू अखबार में ये भी आया है कि बार बार हम जबलिया जाते हैं वापस आते हैं, जाते हैं वापस आते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इतने लोग वहां मारे जा चुके हैं, पिछले 60 दिन में 50 के ऊपर लोग मारे जा चुके हैं आईडीएफ के, उनके परिवार वालों को हम कुछ बताते ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन वहां पर ये स्ट्रेटजी बना रहा है, क्यों हम इस तरीके की एक चीज कर रहे हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये जो पूरी बात है आप देखिए फंसा दिया है, इसका मतलब है कि हमास ने आईडीएफ को फंसा दिया है। उसके बाद देखिए जो यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर है, उसने कहा है कि जो इजरायली कस्टडी में 50 से ऊपर पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स मर चुके हैं कस्टडी में, उन लोगों को मार मार के, आप सोचिए कस्टोडियल डेथ भारत में बहुत कॉमन है, किस तरीके से कस्टडी में मारा जाता है, उनके बुरी तरह से बर्बर तरीके से पुलिस मारती है कस्टडी में, उसी तरीके से 50 से ऊपर पैलेस्टीनियन जो डेटिनीज हैं 7 अक्टूबर के बाद से, ये ऑफिशियल वो है, उसके बाद जो अनऑफिशियल लिस्ट है वो 100 से ऊपर है करीब। और उसके साथ देखिए आपको और बताते हैं कि जो वहां पर ठंड की स्थिति है गाजा में, उसको लेके बड़े स्तर पे करीब देखिए 6 से 7 बच्चे मर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो रात भर ठंड में उन्होंने गुजारी है बच्चों ने, और उसके बाद सुबह उनको किसी तरीके से पहुंचाई गई ब्लैंकेट्स और जैकेट्स वगैरह। अब उनके पास देखिए कब तक ये चलती है, और इस पे लोगों ने कहा कि हमारे ही सब्सक्राइबर्स हैं, समर्थक हैं, कि हमने कुछ डोनेट किया, उसका ये आया, फिर उसके बाद उनका व्हाट्सएप भी बैन हो गया। तो इसलिए देखिए मैं ये एक कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऑर्गेनाइज करूं गवर्नमेंट से, एक कहीं ना कहीं उससे कुछ लोगों से परमिशन लेके, और उसको सीधे हम कैसे वहां तक गाजा तक पहुंचा सकते। देखिए बहुत तरीके हैं, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट जो है अभी वो उतना नजर, उसका कोई ऐसा बैन नहीं है कि आप यहां से चीजें भेज नहीं सकते। लेकिन होता क्या है इसमें कि कई गलत लोगों के हाथों में लोग पड़ जाते हैं, उससे फिर सरकारी एक तंत्र है वो एक्टिव हो जाता है, वो कहता है कि तुमने गलत लोगों की मदद की, और वो तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि अभी आप किसी कोई ऐसा रिस्क मत लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं उसमें से एक भी कोई, इसलिए मैं किसी फंड कलेक्शन ड्राइव में नहीं जा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका। फंड कलेक्शन ड्राइव में हम क्या करेंगे? हमको आप 50 लाख 1 करोड़ हमारे पास इकट्ठा भी हो जाएगा तो उसका हम क्या करेंगे? वो भेजना ही वो सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि तुरंत सरकार पकड़ेगी, ये भारत की सरकार आपको, कि कि पैसा क्या। तो ये बिल्कुल पुराना तरीका है, जो काइंड है, जैसे कंबल है, जैकेट्स हैं, इस तरह की चीजें ये कलेक्ट करके भेजने की बात है। ये बात सबको समझ में भी आती है और इसको भेजा भी जा सकता है, संभव है, वेस्ट बैंक तक भेजा जा सकता है, वहां से वो गाजा चीजें जा सकती हैं। ये देखिए, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसमें वक्त लगेगा 5-6 दिन का, लेकिन जो काम होगा सॉलिड होगा। उसके बाद देखिए, जो जेरूसलम में जब इस तरीके से जब हमास ने बम्बार्डमेंट किया, तो जेरूसलम की जनता बाहर निकल आई और वहां पर इजरायली फोर्सेस के साथ उनकी झड़प हुई। बेथलेहम में कुछ पैलेस्टीनियन ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सपोर्टर्स हैं, ये भी बाहर निकले। इनकी भी संख्या अच्छी खासी, मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, भारत के आज़ादी के समय भी जितने लोग 1942 के आंदोलन में लड़ रहे थे, उतने ही विरोध में भी थे, आप ये सोच लीजिए। लेकिन क्या है कि जीत ये हमेशा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स में होता है, और इस पे विशेष रूप पे हमास ने आर्टिकल निकाला है, आज आर्टिकल एक लिखा है कि किस तरीके से जो कॉलोनियल एक सिचुएशन होती है, उसमें जो लोग ऑप्रेस्ड होते हैं, जिनको गुलाम बनाया जा चुका है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा कोलैबोरेटर्स के रूप में इमर्ज करता है। वो कोलैबोरेटर्स, उनका जन समर्थन भी होता है, क्योंकि वो कोलैबोरेटर्स बहुत सारे बेनिफिट्स नीचे तक बांटते हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी देखिए 1993 के बाद से काम कर रही है, करोड़ों डॉलर, मतलब कितनी फंडिंग गई है, उसकी लीडरशिप काफी कुछ खा गई, लेकिन फिर भी उसने बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना। तो वो लोग ऑब्लाइज्ड है, वो 5 से 10 हजार की संख्या, 15 हजार की संख्या है, लेकिन वो उतनी, और वो उसमें से 8 से 10 हजार कभी कभी बाहर निकल, 15 हजार मतलब 15,000 मैन, फैमिलीज मिला लीजिए तो 50 हजार हो जाएगी, हम चलिए मान लीजिए 1 लाख हो जाएगी। उसमें से 5-10 हजार लोगों का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेस्ट बैंक की पॉपुलेशन करीब 25 लाख की है, उसमें से 1 लाख, अगर 1.5 लाख लोग पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ भी है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखिए, जो एक लेबनान में हो रहा है कि हिजबुल्ला के जो एक एमपी हैं, हसन फजलल्ला, वो बाकायदा वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो लेबनान में हो रहा है, कि इजराइल कह रही है कि हम 60 दिन से ज़्यादा रहेंगे, मारून अल रस पे कल उसने बॉम्बिंग की, एक महिला को उन्होंने मार दिया, कुछ और सिविलियंस को मारा है। अब जो हिजबुल्ला क्या कह रहा है, हिजबुल्ला कह रहा है कि हम आपसे कह रहे थे कि अगर हमको आप लड़ने देते तो हम इजराइल को झुका देते, लेकिन लेबनी सरकार ने कहा नहीं, हम समझौता चाहते हैं। और जो पूरा एरिया है साउथ लेबनान का, इसमें लेबनीज आर्मी आएगी, यूनिफिल आएगा, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस के ट्रूप है। तो अब कर लो ना, अब यूनिफिल और लेबनीज आर्मी अब आ जाओ, और इजराइल जो वायलेशंस कर रहा है, जो बदतमीजियां कर रहा है, उसको रोक लो। ये तो तुम चाहते थे ना, तो अब करके देखो। अब इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि हिजबुल्ला का स्टॉक बढ़ रहा है, हिजबुल्ला का जो पॉलिटिकल कैपिटल है, इसको कहते हैं राजनीतिक पूंजी, वो बढ़ रही है, उसकी राजनीतिक साख बढ़ रही है ये पूरे देश में। शिया पॉपुलेशन 30% है, लेकिन उसके अलावा जो सुन्नी 30% है, क्रिश्चियन भी 25-30% है, उनमें भी बढ़ रही है। और ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको मैं फिर से एक चीज और याद दिला दूं, जो मैंने कल भी कहा और आज भी जो काजमी साहब का जो चैनल स्टार मीडिया वर्ल्ड, उसमें भी मैंने कहा कि सीरिया में रेजिस्टेंस रिग्रुप हो रहा है, और बकायदा इजरायली आर्मी ने सीरिया में जो गोलन हाइट्स है, उसके पास बकायदा एक रेजिस्टेंस का चेक पॉइंट होना, उस चेक पॉइंट से गोलीबारी हो सकती थी, लेकिन फिर रेजिस्टेंस की फोर्सेस विड्रॉ कर गई। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस एक बड़ा नेटवर्क वहां बना रहा है। अभी वो इजराइल के साथ सीधे गोलीबारी में नहीं आ रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से तैयारी करके, और इसके पहले देखिए एचटीएस के लोग, 14 एचटीएस के लोग मारे जा चुके। उसके बाद एचटीएस ने जो जुल्म किया वो भी मैंने दिखाया आपको उस वीडियो में। लेकिन उस जुल्म के बावजूद रेजिस्टेंस तो होगा ना सीरिया में। जो पुरानी जो सीरियन अरब आर्मी के लोग हैं, प्लस जो ईरान की फोर्सेज हैं वहां पर, उसके साथ साथ जो सुन्नी है, जो सुन्नी ट्राइबल बेल्ट है। एक दिन मैं देखिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा सीरिया में जो ट्राइबल इक्वेशन है उस पर। तो वो तो कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से इफेक्टिव हो रहे हैं ना। और वो जो अलाइनमेंट है उसमें कुछ हिस्सा एचटीएस का आता है, लेकिन जो ट्राइबल फोर्सेस एंटी एचटीएस है,
वो भी अपने फाइटर्स दे रही हैं। तो ये देखिए एक बड़ी प्लानिंग वहां पर चल रही है। उसके बाद देखिए जो रशिया और यूक्रेन फ्रंट पे बार बार मैं कह रहा हूं, कर्क से यूक्रेन फोर्सेस को हटाया जा रहा है, वहां से यूक्रेन फोर्सेस विड्रॉ कर रही हैं। दूसरी बात देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, इसमें एक जिक्र करना जरूरी है। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में ज्यादा मत कहिए, ये मत, मतलब दूसरी तरह से कहा कि वो ऐसे ही बेकार मुल्क है, उसके बारे में ज्यादा मत कीजिए। वो बात मैं जब एज एन एनालिस्ट जब जब ये बात करता हूं तो एक दूसरी स्थिति होती है। तो यहां पर देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो एक टेंशन है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका ने जो उसको स्टोक किया है कि पाकिस्तान और अफगान, इसमें भारत का नुकसान है, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा एक क्रॉस बॉर्डर, ये जो दक्षिणपंथी जो एक हैं, जो एक तबका पागल टाइप का, जो अभी हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढ रहा है, और वो मोहन भगवत तक ने कह दिया, उनको भी गालियां पड़ी। तो अब इस हिस्से, ये हिस्सा तो हर चीज में खुश हो जाता है, जो भी मुसलमान करना। अब वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो उसको बड़ी खुशी होगी। लेकिन भारत की जो विदेश नीति है, उसके हिसाब से अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान में कोई भी युद्ध होता है तो वो अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा, और अमेरिका वहां चाइना को भी कमजोर करना चाहता है, क्योंकि चाइना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से अच्छे रिश्ते कायम किए, भारत से भी सुलह कर लिए। आप जानते हैं वहां पर अभी जो ब्रिक्स में सुलह हुई, नरेंद्र मोदी खुद गए थे। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें जो पूरा एक उसको ये डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऐसी कोई फुल स्केल वॉर नहीं होगी। लोग समझ जाएंगे इस चीज को कि ये अमेरिका की चाल है। हालांकि अमेरिका देखिए बहुत वहां पर, जब से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है और इस तरीके बहुत वहां बवाल मचा हुआ है, और अनस्टेबल पूरी एक सिचुएशन है। लेकिन ये जो अफगानिस्तान वाला एक एलिमेंट आ गया है, इसमें देखिए ये अमेरिका की बड़ी साउथ एशिया को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, और जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डिफीट होगी, मतलब सक्सीड नहीं करेगी। उसके बाद देखिए जो कुछ नए हथियार हमास के पास पहुंचे, ये जो नए हथियार है इनमें देखिए कुछ रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो कि, फिर मैंने आपको थर्मोबैरिक एक बताया था, हमास के पास है, वो जो उन्होंने खुद बनाए हैं, जो इंटेंस प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वो एक प्रेशर से वो दूर फेंकते हैं और वैक्यूम से वो खींचते हैं। इस तरीके की जो वेपन्स हैं, जो इजराइल उस तरह से डेवलप नहीं कर पाया। भाई वो तो स्ट्रेट बॉम्बिंग करता है। अब ये जो वेपन्स होते हैं, ये आमने सामने की लड़ाई के लिए होते हैं, जब आमने सामने आप दुश्मन को सरप्राइज कर देते हैं। अब हमास देखिए आमने सामने की लड़ाई भी कर रहा है। मैंने बताया कि आज एक इजरायली एनालिस्ट ने पूरा बताया कि कैसे 3-4 तरीके की वॉरफेयर जो हमास है कंबाइन कर रहा है। वो कभी चाकुओं से मारता है, कभी वो सोफिस्टिकेटेड वेपन से मारता है, कभी वो जो मशीन गन से मारता है, कभी हैंड ग्रेनेड से मारता है, कभी उन्हीं के ड्रोन लेके उन्हीं को मारता है। ये जो देखिए पूरी एक सिचुएशन है, टू एंड फ्रो वाली एक जो पूरी स्थिति है, और गैप्स देखता है। जैसे सिविलियन हैं, आईडीएफ की सेना है, उनके बीच का गैप, इधर से सिविलियंस आ रहे हैं गाजा के, उधर से आईडीएफ की सेना जा रही है, उनके बीच के गैप को यूज करके वो आईडीएफ की सेना को मारता है। ये जो पूरी सिचुएशन है, और अभी क्या है कि क्योंकि जबलिया से वहां अभी भी 20 से 25 हजार गाजा के लोग हैं, ऐसा नहीं हैं, और उनको, लेकिन वो अब धीरे धीरे हथियार बंद हो रहे हैं। उसकी वजह से इजराइल डर रहा है, आईडीएफ डर रही है कि उनके बीच जाना, क्योंकि वो ये कह रही है। अब जो कमल अडवान हॉस्पिटल है, इसको डिस्ट्रॉय करने का रीजन इजराइल ने दिया कि वो हमास की वहां टनल्स थी, बंकर्स थे, हमास की फोर्स थी। डॉक्टर हुसाम को भी हमास का कह दिया। अब ठीक है भाई, सभी हमास है तो फिर ठीक है, 20 लाख गाजा के लोग, 25 लाख वेस्ट बैंक के लोग, इजराइल में जो अरब्स हैं, जो इजरायली सिटीजन है, वो 20-25 लाख वो भी हमास है, तो सभी कुछ हमास है, पूरी दुनिया ही हमास है। तो क्या कर सकते हो फिर? कुछ नहीं कर सकते, कुछ उखाड़ नहीं सकते। तो कमल अडवान को, अच्छा वहां से मिला कितना? 2 पिस्टल में, मतलब हमास का वो सेंटर था कमल अडवान, वहां 2 पिस्टल मिली। ये है पूरी सच्चाई। और ये देखिए इजराइल की यही हालत है। नेतन्याहू को कैंसर है, ग्रेड 3 प्रोस्टेट कैंसर उसको निकला है, उसका ऑपरेशन संडे को हुआ। अभी उसकी सिचुएशन स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन ग्रेड 3 प्रोस्टेट जो कैंसर है, अब आजकल देखिए दवाइयों का स्तर बढ़ गया है, जो भी रशिया ने कहा हमने कैंसर की वैक्सीन निकाल ली है, लेकिन अभी इसको तो हो चुका है नेतन्याहू। अब नेतन्याहू की वास्तविक क्या हेल्थ की स्थिति है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि देखिए वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म इंपीरियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, और उसको बचाने के लिए दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉबी लगी हुई है कि ये ना गिरे, ये हमारा विकेट ना गिरे। लेकिन उसके बाद भी अगर ये विकेट गिरता है, और चाहे वो हथियारों से गिरे या वो अपनी कुदरती मौत मरे, लेकिन उसको गिरना है, ये बात तय। अब इसी नोट पे देखिए मैं आज का ये प्रसारण समाप्त करता हूं। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।